स्टूडेंट एक ऐसी कम्युनिटी है जिनके ऊपर चाहे उतने अत्याचार कर सकते हैं, जिनके साथ इनजस्टिस किए जा सकते हैं और जिनका चाहे उतना एक्सप्लॉयटेशन कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास मनी पावर नहीं है, उनके पास मसल्स पावर नहीं है और वो बड़ी बड़ी पोस्ट पे बैठे हुए नहीं हैं, इसलिए वो गवर्नमेंट का या किसी का भी कुछ बिगाड़ नहीं सकते। नीट का पेपर जो कैंसिल हुआ वो इस बात को प्रूव करता है। नीट के पेपर के साथ जो हुआ वो मान लीजिए कि उसकी जगह किसी और सेक्टर के साथ होता तो क्या होता। बाय एग्जांपल टेक्सटाइल सेक्टर के साथ गवर्नमेंट ऐसा कुछ करती और 1 महीने के लिए टेक्सटाइल सेक्टर वाले अगर परेशान होते, उनको दुकानें और फैक्ट्रियां बंद रखनी पड़ती, तो क्या होता। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। तो टेक्सटाइल सेक्टर से जुड़े लाखों करोड़ों लोग रोड पे उतर जाते, मिनिस्टर्स को प्रेशर देते, पीएम तक अपने जैक लगाते, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल करते, मीडिया का सपोर्ट लेते, 24 घंटे मीडिया पे वही चलता, न्यूज़पेपर में हर रोज वही छपता और इतना न्यूसेंस एक गवर्नमेंट के लिए खड़ा कर देते कि उनको ये डिसीजन वापस खींचना पड़ता। लेकिन स्टूडेंट ये सभी चीजें नहीं करता, इसलिए उनके ऊपर चाहे उतने अत्याचार करो, उनको दूसरी बार नीट नहीं, उनको 200 बार भी नीट अगर देने के लिए बोलेंगे तो स्टूडेंट ये सब करता ही नहीं, इसलिए उनके साथ ऐसा इनजस्टिस करते जाओ। और नीट के पेपर को तो आप जाने दो, मुझे याद है आज से 4 साल पहले 2021 मार्च की बात है, जब सेकेंड वेव ऑफ कोविड चालू हुआ था, तो 2021-22 में 10th एंड 12th का बोर्ड का बैच उनका जो स्टार्ट हुआ था वो सेकेंड वेव से हुआ, जिसमें मार्च, अप्रैल और मई के शुरुआत के 3 महीनों में पूरे भारत में लाखों लोगों की सेकेंड वेव में डेथ हो गई थी कोविड में। मतलब हर सोसाइटी में कोई मरा था, हर फैमिली में कोई ना कोई मरा था, किसी का दोस्त मरा था तो किसी के रिलेटिव मरे थे, किसी के दादा तो किसी के काका तो किसी के मम्मी के किसी के पापा, ये मरे हुए थे। और इतनी सारी डेथ के कारण स्टूडेंट अपसेट थे, स्टडी ऑनलाइन हो चुका था, टीचर्स के घर में भी कोई ना कोई या पहचान में कोई ना कोई मरा था तो वो भी ठीक से ऑनलाइन भी पढ़ा नहीं पा रहे थे। ये सभी चीज़ों के साथ जुलाई एंडिंग में एक सर्कुलर आया कि 10th और 12th की बोर्ड की एग्जाम हर साल एक बार होती है फेब महीने से मार्च में, लेकिन इस बार 2 बार होगी। पहली एग्जाम होगी नवंबर दिसंबर में और दूसरी जो एग्जाम होगी वो अप्रैल में चालू होगी और मई में खत्म होगी। क्योंकि सीबीएसई बोर्ड को ऐसा लगा कि सेकेंड वेव में जब लाखों डेड बॉडियां गिर रही है, स्मशान में लाइनें लगी है, उस साल स्टूडेंट ने घर पे बैठ के बहुत अच्छा पढ़ा होगा, टीचर भी बहुत अच्छे से ऑनलाइन पढ़ा पाए होंगे, इसलिए इस बार बोर्ड का एग्जाम 1 की जगह 2 ले ले। उस समय सीबीएसई बोर्ड की बात करें तो 10th में करीबन मेरे ख्याल से 12 से 13 लाख स्टूडेंट थे और 12th साइंस में भी 10 से 12 लाख स्टूडेंट होंगे, तो टोटल मिला के करीबन 25 लाख स्टूडेंट 10th और 12th की बोर्ड की एग्जाम देने वाले थे। अभी मैं आपको बोलूँ कि जब 20 फेब के आसपास बोर्ड का पहला एग्जाम चालू होता है हर साल, पहला यानी एक ही एग्जाम मिलता था, तो ये जब एग्जाम चालू होता है उसके एग्जैक्ट 3 महीने पहले नवंबर, दिसंबर, जनवरी में हाई प्रेशर चालू होता है स्टूडेंट के लिए भी और टीचर्स के लिए भी। अभी एक बोर्ड का एग्जाम अपने आप में एक हाई प्रेशर है 3-4 महीने के लिए, तो 2 बोर्ड की एग्जाम तो डबल हाई प्रेशर खड़ा करेगी। तो हुआ ऐसा कि जैसे ही नवंबर की डेट आई तो उसके 3 महीने पहले स्टूडेंट के ऊपर और टीचर के ऊपर एक हाई प्रेशर स्टार्ट हुआ। दूसरा, जुलाई एंडिंग में जो सर्कुलर उन्होंने दिया कि ये चैप्टर नवंबर की बोर्ड की एग्जाम में आएंगे, वो चैप्टर जो टर्म 1 में चलाए गए थे, 2-3 महीने स्कूल चल चुकी थी, ट्यूशन चल चुके थे, वो चैप्टर की जगह उन्होंने सिलेक्शन किसी और ही चैप्टर का आधा तो किया। यानी जो चैप्टर हम लोगों ने चला दिए थे वो नवंबर के एग्जाम में आधे तो आने ही नहीं वाले थे और उन्होंने जो लिए वो हमें चलाने पड़े। उसके लिए स्टूडेंट को डबल बिठाना पड़ा, स्टूडेंट को भी रात दिन एक करना पड़ा, क्योंकि उन्होंने जो 2-3 महीने में चैप्टर चले थे वो जो पढ़े थे वो नवंबर की बोर्ड के एग्जाम में आने ही नहीं वाले थे। तो पूरा जो साल था बड़ा केओटिक रहा। दूसरा, मई महीने का जो वेकेशन था उसमें भी बोर्ड की एग्जाम सेकेंड जो थी वो चलती रही। नवंबर में जो बोर्ड की एग्जाम हुई थी वो टोटली 50 मार्क्स के एमसीक्यू बेस हुई थी, जिनकी इनको सीबीएसई बोर्ड के बच्चों को इतनी आदत नहीं थी क्योंकि सब्जेक्टिव आता था। अभी जब बोर्ड की एग्जाम चल रही थी तब ओएमआर सीट में कैसे फिलअप करना है उसके भी इंस्ट्रक्शन हर रोज सीबीएसई बोर्ड अलग अलग देता था कि अभी ये चलेगा, अभी वो चलेगा। मतलब बोर्ड का पेपर एक गया और इंस्ट्रक्शन चेंज, बोर्ड का पेपर दूसरा गया और इंस्ट्रक्शन चेंज, ऐसा अपडेट बीच बीच में चालू बोर्ड के एग्जाम में आ रहा था। इससे पता चलता है कि ये जो कमेटी में बैठे लोग हैं उनको खुद ही कुछ समझ में नहीं आ रहा, उनको पता ही नहीं चल रहा कि एक्चुअली किस तरह के सिस्टम एग्जीक्यूट होनी चाहिए। अभी इतना सारा डिजास्टर वाला वो पूरा ईयर था, 25 लाख जैसे बच्चे बोर्ड की एग्जाम देने वाले थे, लेकिन इसमें से किसी ने भी विरोध नहीं किया, किसी ने अपोज नहीं किया।
मतलब पूरा जो 2021-22 का साल था 10th एंड 12th के लिए, वो पूरा साल डिजास्टर वाला ईयर बना दिया। कोविड से बड़ा डिजास्टर था ये बोर्ड की एग्जाम जो डबल हो गई वो। अब एक दूसरा केस मैं आपको बताता हूँ। उसी साल 2021-22 में एनटीएससी की जो एग्जाम थी उसके अगस्त महीने में पैसे ले लिए गए, फॉर्म भरवा दी गवर्नमेंट ने। उसकी एग्जाम की डेट भी आ गई कि दिसंबर के 20-22 तारीख के आसपास एग्जाम की डेट आ गई। हम और हमारे जैसे बहुत सारे क्लास वाले 3-3 साल से उसको तैयारी करवा रहे थे 8, 9, 10 से कि भाई एनटीएससी क्लियर हो जाए, स्कॉलरशिप मिल जाए बच्चों को। 10th में स्पेशली 2-2 घंटे उसके क्लास चलते थे, ऐसे ही दूसरे क्लासेस में भी चलते होंगे। मतलब रात दिन टीचर ने भी एक किए थे, रात दिन बच्चों ने भी एक किए थे। जैसे ही दिसंबर में एग्जाम की डेट आती है उसके 7 डेज पहले एक सर्कुलर आ जाता है कि एग्जाम की डेट पोस्टपोन, अभी उसको बाद में लेंगे। और ये सर्कुलर आया था दिसंबर 2021 की बात है कि वो एग्जाम पोस्टपोन हुआ है एनटीएससी का। और मैं आपको बता दूं कि महान इंस्टीट्यूट ने अब तक पोस्टपोन ही करती रही, अब तक वो एग्जाम का डेट नहीं आया है। उस बात को 4 साल से ज्यादा हो गए। अभी आप सोचिए कि एग्जाम इनको लेना ही नहीं था तो फीस क्यों ले ली बच्चों से, फॉर्म क्यों भरवाए। दूसरा, एग्जाम पोस्टपोन करने के बाद जब थोड़े ऑब्जेक्शन या थोड़ी क्वेरीज उठी तो ये बोल के बैठ गए कि भाई हमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने परमिशन नहीं दी स्कॉलरशिप की, इस बार हमारा जितने साल का कुछ था वो खत्म हो गया, अभी वापस रिन्यू करने का परमिशन नहीं दिया, इसलिए हमने एनटीएससी की एग्जाम नेक्स्ट ईयर शेड्यूल नहीं की और पिछले साल की भी हमने ली नहीं। तो ये आत्मज्ञान की उपलब्धि इनको तब हुई जब उन्होंने फॉर्म भरवा के पैसे ले लिए अगस्त में, एग्जाम की दिसंबर में डेट भी दे दी और एग्जाम के लिए स्टूडेंट्स ने तैयारी भी कर दी, हजारों लाखों रुपए का खर्चा भी कर दिया। और वो पोस्टपोन होने के बाद जब थोड़ी क्वेरीज उठी तब जाके इन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया। तो ये जो नीट की एग्जाम कैंसिल हुई है या एनटीएससी की ऐसे हुई है, और ऐसी एक गवर्नमेंट की एक एग्जाम बीच में थी जिसको 4-4, 5-5, 6-6 साल तक पोस्टपोन किया गया था। मतलब कैंसिल हुई फिर उसको पोस्टपोन किया, नई डेट आएगी करके 3-4-5 साल कुछ निकाल दिए थे। तो इस तरह की इनजस्टिस आप देखेंगे कि पेपर लीकेज ये सब जो है वो अभी तो गवर्नमेंट एग्जाम में तो बहुत ही हुआ है और ये होता ही रहेगा। और उसका जो कारण मैंने आपको बताया कि दूसरे सब सेक्टर वाले जो होते हैं वो बड़े होते हैं, जबकि बच्चे छोटे होते हैं, उनके पास मनी पावर नहीं है, उनके पास मसल्स पावर नहीं है, उनके पास हायर अथॉरिटी वाली पोस्ट नहीं है, इसलिए वो किसी का कुछ बिगाड़ सकते नहीं। लेकिन इससे भी बड़ी अगर मैं बात करूं, इससे भी बड़ी अगर बात, तो मेन जो कारण है वो स्टूडेंट्स के अंदर रिबेल नहीं है। यानी स्टूडेंट्स गलत चीजों के अगेंस्ट में रिबेल ही नहीं करना चाहता। उनको ऐसा है कि हमारे लिए कोई और रिबेल करेगा, हमारे लिए कोई और लड़ेगा और हमें जस्टिस मिल जाएगा। जब तक एक स्टूडेंट खुद रिबेल करना शुरू ना करेगा तब तक उनके साथ इस तरह के अत्याचार और इनजस्टिस होते ही रहेंगे। अभी आप सोचो कि जो बोर्ड का एग्जाम 2 हो गया था 2021-22 में, और चैप्टर भी फिर उन्होंने अपने हिसाब से सिलेक्ट किए जो एक्चुअली अप्रैल मई में चलाए नहीं गए थे। अगर 25 लाख 10th 12th के स्टूडेंट मिलके PIL करते हैं या मीडिया में इस चीज़ का विरोध करते हैं और इस चीज़ के अगेंस्ट में आ जाते हैं कि हम 2 बोर्ड का एग्जाम अचानक आप बोल रहे हो जुलाई में तो हम दे नहीं सकते, बोर्ड का एग्जाम एक ही लो जो फेब में स्टार्ट होता है उसी को हम देंगे, तो उस समय इस डिसीजन को CBSE बोर्ड को तुरंत कैंसिल करना पड़ता। लेकिन किसी स्टूडेंट ने आवाज़ ही नहीं उठाई, चुपचाप आज्ञाकारी बच्चे की तरह एग्जाम देते रहे और एग्जाम खत्म हो गई और अत्याचार सहते रहे। सेम ऐसे जितनी भी एग्जाम का होता है या इस तरह की बहुत सारी चीजें कंटिन्यू स्टूडेंट्स के साथ होती ही रहती है, लेकिन स्टूडेंट्स कुछ बोलता ही नहीं, कोई विरोध ही नहीं करता। इसलिए ये चीज आप नीट का जो पेपर कैंसिल हुआ और वापस शेड्यूल हो रही है, इसको आप एंड मत समझना, ये तो ऐसा चलता ही रहेगा। दूसरा मैं बोलूँ कि चलो ये तो बहुत बड़े लेवल की बात है, ये तो बहुत बड़े लेवल की बात है, मतलब इसमें आपको NTA से या गवर्नमेंट की हायर अथॉरिटी से या उस डिपार्टमेंट से लड़ना है। स्टूडेंट्स नीचे के लेवल पे, एकदम छोटे लेवल पे भी लड़ नहीं पाता। बहुत सारे बच्चे मुझे कंप्लेन करते हैं कि सर 40 बच्चे हमारे क्लास में होते हैं, उसमें 5-10 बच्चे जो होते हैं वो स्कूल के टीचर के पास ट्यूशन जाते हैं तो उनको पेपर मिल जाते हैं, या फिर हम लोग नहीं जाते तो हमें मेंटली टॉर्चर किया जाता है, हैरेस किया जाता है। तो ये भी एक छोटे लेवल का इनजस्टिस ही है, वो एक नीचे के लेवल का इनजस्टिस है। इसके ऊपर भी स्टूडेंट कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाता। चाहे तो जो 30 बच्चे स्कूल के टीचर के पास ट्यूशन नहीं जा रहे, वो एक होके स्कूल के टीचर का विरोध कर सकते हैं जो उनको टॉर्चर कर रहे हैं, या अगर उनको पता चल जाता है कि पेपर अगले दिन दूसरे बच्चों को मिल चुका है जो वहां जाते हैं, वो चाहे तो सुबह 8 बजे स्कूल जाके प्रिंसिपल को, ट्रस्टीज को इन्फॉर्म कर सकते हैं, अपने पेरेंट्स को इन्फॉर्म कर सकते हैं और उस पेपर को चाहे तो कैंसिल करवा सकते हैं और नए पेपर अरेंज करने के लिए बोल सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट चुप ही रहता है, स्टूडेंट कुछ बोलता ही नहीं है।
इसलिए इस तरह की जो इनजस्टिस है, आप ऐसा मत मानो कि ये बड़ी एग्जाम में होते हैं। जब तक कोई 12 साइंस के एंडिंग में नीट का पेपर देता है ना, उससे पहले फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके 12 स्टैंडर्ड तक हर स्टूडेंट सैकड़ों बार इनजस्टिस फेस कर चुका होता है और वो फेस करता ही जाता है। और नीट और जेईई के एग्जाम के पहले तक तो मेंटली मतलब तैयार ही हो जाते हैं, उसको ऐसा लगता है कि जीवन ही ऐसा ही है, बस हमारे साथ तो ऐसा होता है और शायद जीवन ऐसा ही होगा, तो वो किसी चीज़ का विरोध करता ही नहीं है। चलिए, बच्चे तो छोटे होते हैं, उनको जीवन का अनुभव नहीं है, उनको दुनिया का अनुभव नहीं है, इसलिए ऐसा मान सकते हैं कि वो डरते हैं और वो ऑब्जेक्शन नहीं उठाते। लेकिन जब ये बात बच्चे घर जाके पेरेंट्स को बताते हैं कि भाई पेपर लीक हो रहे हैं या हम उनके यहाँ ट्यूशन नहीं जाते तो हमें मेंटली हैरेसमेंट किया जाता है और वो टारगेट बनाया जाता है, तो पेरेंट्स ऊपर से उनको ये कहते हैं कि बेटा चला लो वरना हम कंप्लेन करेंगे तो तुम्हारे इंटरनल मार्क्स काट लेंगे या तुम्हें ज़्यादा टॉर्चर करेंगे। भाई अगर बच्चे को आप ये सिखाते हो कि जो भी गलत चल रहा है वो तुम सहते रहो, तो वो वैसे भी एक भोंदूमल बच्चा तैयार होने वाला है। और इस तरह से पढ़ाई करवा के अगर उसने बहुत सारी मास्टर डिग्री भी ले ली, उसने 10 चीज़ों में पीएचडी कर ली, फिर भी उसने पीएचडी के रूप में या डिग्रियों के रूप में खाली 10 रुपये किलो की पत्ती इकट्ठी की है, आप ऐसा मत मानना कि वो एजुकेटेड बच्चा है। एजुकेटेड आदमी वही है जो गलत चीज़ों का विरोध करे, फिर वो भले 10 पास हो या 12 पास हो या पढ़ाई नहीं की उसने जिसने। ये एक किताब है शिक्षा में क्रांति, ओशो करके एक सन्यासी लास्ट सेंचुरी में हो गए भारत में, उन्होंने एजुकेशन के ऊपर बताया है कि किस तरह से पूरा एक सेटअप होना चाहिए। इस किताब में उन्होंने एक बात घड़ी घड़ी रिपीट की है कि पूरा एजुकेशन सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि बच्चा रिबेलियन बने, वो अपने आसपास चल रही गलत चीज़ों का विरोध करे। पेरेंट्स को भी उसको फुल रिबेलियन बनाने की ट्राई करनी है, टीचर को भी रिबेलियन बनाने की ट्राई करनी है, और उसका पूरा सिलेबस का सेटअप भी ऐसा होना चाहिए कि समाज में चल रही गलत चीज़ों को वो चलाए ना, वो आँख बंद करके बैठा ना रहे, वो कान बंद करके सुनता ना रहे कि भाई जो हो रहा है होने दो, हमारा क्या जा रहा है। अगर इस तरह के बच्चे हम तैयार करते हैं तो समझ जाइए यही बच्चे कल जाके बड़ी पोस्ट पे बैठने वाले हैं। आज उनके साथ कोई गलत कर रहा है हायर पोस्ट पे बैठ के, ये बच्चे अपनी नेक्स्ट जनरेशन के साथ गलत करेंगे। दूसरा, ओशो ने क्लियर कहा है कि जो बच्चे रिबेलियन नहीं हैं वो बच्चे भोंदूमल है, गोबर गणेश है, ये बच्चे समाज के लिए, फैमिली के लिए, अपने देश के लिए वैसे भी कुछ कर नहीं सकते। वो अपना स्वार्थ छोड़ेंगे, हम दो हमारे दो, और बस दरिया किनारे एक बंगला हो और हम एंजॉय करें, इसको समाज और देश की कुछ पड़ी नहीं होगी। और इस तरह के बच्चे और स्टूडेंट्स तैयार करके वैसे भी समाज को कोई फायदा नहीं होने वाला और पेरेंट्स को तो होने ही नहीं वाला। क्योंकि स्टूडेंट्स, अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है उसका अगर आप ऑब्जेक्शन नहीं उठाओगे तो आपकी हालत मुझे लगता है ये लोग ऐसी कर देंगे जैसे वो शुगर केन में से शुगर जूस निकालने के बाद जैसे उसका जो ठूठा हो जाता है ना, ऐसा पढ़ पढ़ के मजूरी कर करके ऐसे ही आपको मतलब निचोड़ देंगे पूरा। इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब हो गया है मेरा। मुझे ऐसा लगता है कि स्टूडेंट्स के लिए कोई भी डिसीजन अगर लिया जाता है तो उस कमेटी में 10-20 स्टूडेंट भी होने ही चाहिए। बाय एग्जांपल समझिए कि अगर 10th बोर्ड के लिए कोई डिसीजन लिया जाता है तो उसमें 10-20 स्टूडेंट होने चाहिए जिसको पूछा जाए कि अगर हम ये करते हैं सिस्टम में चेंज तो आपके जीवन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, आपके एंगल से आप क्या कहना चाहते हो। और उनके साथ 10th में पढ़ाने वाले 10-20 टीचर भी कमेटी में होने ही चाहिए। क्योंकि आप देखो कि पार्लियामेंट में जैसे ही स्त्रियों की पार्टिसिपेशन बढ़ी तो स्त्रियों के साथ जो 10,000 साल से इनजस्टिस होता था वो होना बहुत ही कम हो गया। और अभी तो पार्लियामेंट में 33% रिजर्वेशन की बात हो रही है, तो अगर वो 33% पार्लियामेंट में एमपीज बन गए, राज्यसभा के मेंबर बन गए, तो समझ जाइए कि थोड़ा बहुत जो इनजस्टिस उनके साथ हो रहा है वो भी होना बंद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पार्लियामेंट में उनके अगेंस्ट में जैसे ही कोई डिसीजन लिया जाएगा तो वो जो 33% स्त्रियां बैठी है वो रोक देगी कि भाई हमारे साथ ये होगा अगर आप ये डिसीजन लोगे तो। जबकि स्टूडेंट के अगेंस्ट में अगर पार्लियामेंट में या किसी भी कमेटी में कोई डिसीजन लिया जाता है तो उसमें स्टूडेंट बैठे ही नहीं है, सो उनको रोकने के लिए कोई है ही नहीं कि भाई हम हमारे लिए आप अगर ये डबल बोर्ड का एग्जाम कर दोगे तो हमारी तो हालत खराब हो जाएगी। ऐसा बोलने के लिए स्टूडेंट कमेटी में होने चाहिए, टीचर्स भी होने चाहिए कि अगर आप इस तरह से एग्जाम में करोगे तो फिर एज अ टीचर हमारी क्या हालत होगी या बच्चों की क्या हालत होगी, वो उनको पढ़ाने वाले टीचर्स भी बहुत अच्छे से बता पाएंगे। क्योंकि ये जो एसी ऑफिस में बड़ी गादियों पे बैठे लोग हैं उनको तो खाली ऑर्डर करनी है कि री एग्जाम ले लेंगे, बोर्ड की 2 एग्जाम कर देंगे ना 4 एग्जाम कर देंगे, लेकिन जो मजूरी करनी पड़ेगी वो तो सब स्टूडेंट को ही करनी पड़ेगी और ज़्यादा से ज़्यादा टीचर को करनी पड़ेगी। बाकी किसी को इससे कोई फर्क पड़ता नहीं है, इसलिए कोई आपको बचाने वाला नहीं है। अगर मैं इस बात को कंक्लूड करूँ तो स्टूडेंट्स, मैं ये कहना चाहूँगा कि आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आपको खुद लेनी पड़ेगी, कोई आपको बचाने के लिए नहीं है।
छोटे लेवल से चालू करें। आपके आसपास नीचे के लेवल पे कहीं भी आपको लगे आपके साथ इनजस्टिस हो रहा है, उसको डिसिप्लिन वे में, रिस्पेक्टफुल वे में, लीगल वे में रिबेल करना शुरू करे, ऑब्जेक्शन उठाना शुरू करे, सिस्टम से जाए, हाई कोर्ट का सपोर्ट ले, सुप्रीम कोर्ट का सपोर्ट ले, मीडिया का सपोर्ट ले, प्रिंट मीडिया का सपोर्ट ले और इस तरह से लीगल वे में जो भी विरोध करना है वो करे। छोटे लेवल पे प्रिंसिपल का सपोर्ट ले, ट्रस्टीज का सपोर्ट ले, इंचार्ज कोई भी हो उसका सपोर्ट ले और इस तरह से अगर आप विरोध करेंगे तो बड़े बड़े लेवल के जो स्कैम हो रहे हैं ना वो होना अपने आप बंद हो जाएंगे। क्योंकि आप सोचो कि अगर पूरे भारत में हजारों स्कूल कॉलेज में अगर गलत चीज़ का बच्चे विरोध करके बड़ा इश्यू खड़ा करते हैं तो अपने आप जो छोटे में इतना इश्यू खड़ा करते हैं वो बड़ा अगर स्कैम करेंगे तो कैसा करेंगे, ये सोच के ही स्कैमर स्कैम ना करेंगे। लेकिन ये स्कैमर को भी पता है कि आप ऐसा कुछ करने ही नहीं वाले, आप तो बस चुपचाप सहते रहोगे, इसलिए वो करते ही जा रहे हैं। सो मोरल ऑफ द स्टोरी ऐसा कह सकते हैं इस वीडियो का अगर मैं कंक्लूजन फाइनली वापस कहूँ तो बी रिबेलियन बन के आप एजुकेटेड नहीं हो फिर भी आप सुपर एजुकेटेड ही हो जाओगे और सरदार और गांधी की तरह रिबेलियन बन के इस देश को बेवकूफ़ भरे कामों से आज़ाद करवा पाओगे, हर डिपार्टमेंट को बेहतर बना पाओगे जहां भी आप जिस सेक्टर में भी जाओगे। वरना आप अगर देखते ही रहोगे तो वैसे भी इस देश के आप किसी काम के नहीं हैं।